Hello students, hope you all are doing good. So you might be taking a break during the lockdown. You will be safe at home. So this time I'm bringing you a lecture from cell biology. Unit 3 NCERT deals with two chapters of cell biology, chapter number 8 and chapter number 10. चैप्टर नंबर 8 जो है वो सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का चैप्टर है और चैप्टर नंबर 10 जो है वो सेल डिवीजन है. सो हम ये करेंगे कि चैप्टर नंबर 8 पढ़ने के इमीडिएटली बाद हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 10 से. तो चैप्टर नंबर 8 जो है वो बहुत ही बेसिक चैप्टर है और अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गई, ये चैप्टर समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आपकी बायोलॉजी पे एक ग्रिप आ जाएगी, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है और इसकी शुरुआत जो है वो अपने क्लास 9 एनसीईआरटी से कर ली है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से. अब हम एडवांस्ड लेवल के ऊपर पढ़ेंगे इसको क्लास 11th के अंदर, और ये बेसिक चैप्टर होने के बावजूद भी एआईपीएमटी और नीट के हिसाब से बहुत अच्छा वेटेज रखता है. करीबन आप 2 से 4 क्वेश्चंस तक आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो मिनिमम 2 क्वेश्चंस और मैक्सिमम 4 या 5 क्वेश्चंस तक आप इसमें इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो इट इज अ वेरी स्कोरिंग एंड वेरी गुड चैप्टर जो कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. So let's start with chapter number 8, cell the fundamental unit of life. Okay students, so let us start with chapter number 8 of NCERT class 11, cell the fundamental unit of life. तो देखिए स्टूडेंट्स, हम कभी भी कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के ऊपर ध्यान देते हैं, ताकि इंट्रोडक्शन में हमको ये पता चल जाए कि चैप्टर क्या डील करना चाहता है. बेसिकली आप सब लोग जानते हैं कि सेल क्या है, बिकॉज आप क्लास 9th में ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो आपको एक आइडिया तो है कि सेल क्या है, लेकिन फिर भी हमें ये समझना जरूरी है, हम एडवांस लेवल के ऊपर सेल को पढ़ेंगे. तो सेल जो है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू सेल बायोलॉजी, सेल जो है बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है. क्यों? क्योंकि अर्थ के ऊपर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे, राइट? और ये मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होंगे. लेकिन आप देख रहे हैं यूनिसेल्यूलर मल्टीसेल्यूलर, मतलब कि अगर ये ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना हुआ है या तो ये ऑर्गेनिज्म मल्टीसेल्यूलर है, एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म है, व्हाटएवर इट माइट बी द सिचुएशन, हर ऑर्गेनिज्म किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है. तो ये साबित हो गया कि भाई सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. बेसिक यूनिट कह सकते हैं आप इसको, या आप कह सकते हैं कि ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है. बिल्डिंग ब्लॉक है. बिल्डिंग ब्लॉक किस चीज का बिल्डिंग ब्लॉक? भाई जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी स्ट्रक्चर जो है इसी सेल से बनी हुई है, और ये सेल अगर फंक्शन करेगा तो ये सेल फंक्शन करेगा तो ऑर्गेनिज्म का बॉडी पूरा फंक्शन कर सकेगा. अगर सेल फंक्शन नहीं करेगा तो ऑर्गेनिज्म का बॉडी फंक्शन नहीं कर सकेगा. सेल डैमेज होगा तो बॉडी में फंक्शनिंग डैमेज हो जाएगी, फिजियोलॉजी के ऊपर उसकी इफेक्ट हो जाएगी. आप समझ रहे हैं बात को? तो बिल्डिंग ब्लॉक से, जैसे कि मैं समझा दूं आपको कि जैसे मकान होता है तो मकान के अंदर हम ईंट रखकर, एक ईंट दूसरी तीसरी ईंट रखकर पूरा स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं और पूरा हाउस बराबर से बना लेते हैं. इसी तरह से एक सेल दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट करता है, तीसरा चौथा, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स बना के टिश्यू बनाते हैं, राइट? आप ऑर्गेनाइजेशन तो पढ़ ही चुके होंगे लिविंग वर्ल्ड वगैरह के अंदर, राइट? तो ऑर्गेनाइजेशन होता है, हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाता है, एंड देन पूरा मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है. तो ये सेल क्या हुआ? हम सेल को बिल्डिंग ब्लॉक भी बोल सकते हैं या बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं, जो कि हमारे स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. तो हम इसको स्ट्रक्चरल यूनिट का नाम भी दे सकते हैं. एंड यही स्ट्रक्चरल यूनिट अगर फंक्शनल ना हो तो फिजियोलॉजी के ऊपर उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है, इसलिए हम इसको फंक्शनल यूनिट का भी नाम देते हैं. तो डेफिनेशन बन जाता है आपकी सेल का कि सेल इज द फंडामेंटल बेसिक यूनिट एज वेल एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ये आज हम जानते हैं, इस चीज को हम आज जान रहे हैं. वी नो दिस एट दिस पॉइंट बिकॉज ये चीज को समझने के लिए, जानने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रह चुका है.
बहुत सारे साइंटिस्ट ने स्टार्टिंग फ्रॉम 16th सेंचुरी, स्टार्टिंग फ्रॉम इवन 15th सेंचुरी काम किया है, और धीरे धीरे जाके हर एक साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन इसमें एडअप होता गया, एंड फाइनली हम इस स्टेज के ऊपर पहुंचे कि हमको ये पता चले कि सेल इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब चले फोकस करते हैं इसके हिस्टोरिकल पार्ट के ऊपर। तो हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी से। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए कि बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू भी ये चैप्टर बहुत जरूरी है, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसमें, और जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि आईपीएमटी में भी इसका रोल बहुत अच्छा खासा वेटेज है, 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज रहता है, तो प्लीज ध्यान से पढ़ें आप। सेल थ्योरी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने ये टॉपिक मतलब ये हेडिंग डाल दिया है, हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। हम ये पढ़ते पढ़ते हैं, साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन पढ़ते पढ़ते सेल थ्योरी पर पहुंच जाएंगे। तो देखिए इस चीज की शुरुआत जो है वो हुई 15th सेंचुरी से 1595 में। तो 1595 में देखिए क्या हुआ। 1595 के अंदर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ज़ेकेरियास जॉनसन। ज़ेकेरियास जॉनसन, ये जो साइंटिस्ट थे इनका पीढ़ी दर पीढ़ी स्पेक्टिकल्स का बिजनेस रहा है, मतलब चश्मा बनाने का, चश्मे के ग्लासेस बनाने का, स्पेक्टिकल्स के ग्लासेस को मैन्युफैक्चर करने का इनका बिजनेस था। बैठे बैठे इन्होंने एक बार ट्राई किया कि अलग अलग लेंसेज को एक के बाद एक पाइप के अंदर जोड़ दिया जाए अगर, तो क्या होता है। तो इन्होंने पाया कि इस तरह से अलग अलग लेंसेज के कॉम्बिनेशन से अगर एक पाइप में अलग अलग लेंसेज को कॉम्बिनेशन में अरेंज कर दिया जाए तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मैग्नीफाई हो जाता है, 8 to 10 फॉल्स मैग्नीफाई हो जाता है, मतलब कि कोई भी छोटी सी चीज जो है वो बड़ी होकर दिखने लगती है, राइट। और इन्होंने ये इस तरह से पाइप ले लिया और ये पाइप के अंदर अलग अलग लेंसेज लगा दिए, तो यहां पे रखा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो 8 to 10 फॉल्स बड़ा दिख सकता है। यही था आपका पहला, सबसे पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मल्टीपल लेंसेज का इस्तेमाल होता है और सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस का इस्तेमाल होता है। तो देखिए मल्टीपल लेंसेज का इस्तेमाल हुआ जिससे ऑब्जेक्ट मैग्नीफाई हो गया। अब उस वक्त इनको इतना ज्यादा डिटेल्स पता नहीं था, पर धीरे धीरे इन्होंने पता लगाया कि भाई कंपाउंड, फिर धीरे धीरे एडवांसेस भी बहुत होते गए और हम ये नतीजे पर आए कि भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है वो आपका 1000 टाइम्स मैग्नीफाई कर देता है ऑब्जेक्ट को, या 1500 टाइम्स इसका मैग्निफिकेशन रहता है, या मैक्सिमम 2000 टाइम्स इसका मैग्निफिकेशन रहता है। मतलब 1000 से लेकर 2000 टाइम्स ये ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई, ऑब्जेक्ट को बड़ा बता सकता है। ठीक है, अभी के हमारे रिसेंट जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसकी बात कर रही हूं मैं। तो देखिए बच्चों, हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो हम अभी भी यूज करते हैं वो 1000x से लेकर 2000x तक का मैग्निफिकेशन हमको प्रोवाइड कर सकता है। अब जब माइक्रोस्कोपी की बात हम कर ही रहे हैं और माइक्रोस्कोप्स की बात हम कर रहे हैं तो आप लोगों को 2 टर्म्स जानना बहुत जरूरी है। एक तो मैग्निफिकेशन, मतलब बड़ा हो जाता है ऑब्जेक्ट, राइट, ये तो आप समझ ही चुके हैं, और दूसरी एक टर्म है रेजोल्यूशन। एक टर्म है मैग्निफिकेशन, मतलब कि इंक्रीज करना, दूसरी टर्म है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब है एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दी क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट्स, टू क्लोजली प्लेस्ड या टू क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि कोई भी, मान लीजिए कि मैंने ये एक डॉट बना दिया, अब इस गोले के अंदर मिलियंस ऑफ स्मॉल डॉट से बना हुआ है ये गोला, राइट। तो रेजोल्यूशन का मतलब क्या है कि जहां तक हम इसमें, मान लीजिए कि मैंने ऐसा बनाया, ऐसा, ठीक है, तो ये जो 2 क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट है वो मैं आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ ना कि भाई ये 2 ऑब्जेक्ट्स है। दिस इज माय रेजोल्यूशन ऑफ एन ह्यूमन आई, जो कि करीबन होता है 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर। दिस इज एन रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई, नेकेड ह्यूमन आई। मतलब नेकेड ह्यूमन आई, अनएडेड ह्यूमन आई, मतलब किसी चीज का हमने हेल्प नहीं लिया,
माइक्रोस्कोप का हेल्प नहीं लिया, नेकेड ह्यूमन आई से हम 0.1 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर अगर दो ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड किए गए हैं तो हम उसे देख पाएंगे। अगर उसका डिस्टेंस 0.1 मिलीमीटर से कम है तो हम उन ऑब्जेक्ट्स को एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे, दो ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं करेंगे। दैट इज योर रेजोल्यूशन। दैट मीन्स द ability to distinguish between two closely placed objects. क्या है आपका रेजोल्यूशन? Ability to distinguish ठीक, ये है आपका रेजोल्यूशन। और एक माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन पाया जाता है करीबन 0.2 माइक्रोमीटर। देखिए ह्यूमन आई का मिलीमीटर में था और आपका रेजोल्यूशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप का 0.2 माइक्रोमीटर की बात में कर रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में और भी कम रेजोल्यूशन हो जाएगा, या फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में और भी कम रेजोल्यूशन पे आप चीजों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दैट गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द मोर स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ अ स्पेसिमेन। सो ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट थे माइक्रोस्कोप के बारे में जानने के लिए। हिस्ट्री में मैंने बताया ज़ेकेरियस जॉनसन, जिन्होंने सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप अपना डिजाइन किया, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको 2000x तक का मैग्निफिकेशन दे सकता है, 0.2 माइक्रोमीटर तक का रेजोल्यूशन दे सकता है। और माइक्रोस्कोप से जो इमेज हमें मिल रही है, जो इमेज बन रही है, दैट इज ऑलवेज इन वर्चुअल इमेज। मैं आपको रियल और वर्चुअल इमेज का एक छोटा सा आइडिया दे देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए क्या होता है। मान लीजिए कि ये देखिए आपका एक स्टेज है और इस स्टेज के ऊपर कोई स्पेसिमेन रखा हुआ है, राइट, कोई भी स्पेसिमेन रखा हुआ है, और यहां से लाइट आ रहा है, इधर से लाइट आ रहा है, ऑलराइट, लाइट आ रहा है। सो इस ऑब्जेक्ट से निकलकर ये लाइट, ये ऑब्जेक्ट को मैं इस एरो के फॉर्म में बना रही हूँ, एरो के फॉर्म में बना रही हूँ, ठीक है। सो देखिए ये ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर लाइट थ्रो होगा और ये ऑब्जेक्ट के अंदर से लाइट रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्ट होकर जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल ऑब्जेक्ट के बिल्कुल नजदीक एक लेंस बिठाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव लेंस। सो देखिए ये ऑब्जेक्ट के ऊपर से देखिए, मान लीजिए कि मैं हेड ले रही हूं तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, यहां से ये जो रेज जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं इस तरह से पीछे की तरफ, लेंस के पीछे की तरफ कन्वर्ज होंगे इस पॉइंट के ऊपर, और ये एक इमेज बनाएंगे ऐसा, जिसको हम बोलेंगे रियल इमेज। कैसे इमेज बोलेंगे हम इसको? रियल इमेज बोलेंगे। दिस इज योर रियल इमेज, जो कि अपसाइड डाउन होता है। क्या होता है? अपसाइड डाउन, उल्टा होगा, ऑलराइट, जो कि कन्वर्जेंस की वजह से बन रहा है। अब ये जो आपका रियल इमेज, ये वाला जो रियल इमेज बन चुका है आपका, दिस इज योर रियल इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट का ये रियल इमेज बन चुका है। अब इसी रियल इमेज के ऊपर भी लाइट जा रही है, तो अब ये इस तरह से देखिए, इस तरह से ये लाइट जाएगी एंड इट विल पास फ्रॉम अनदर लेंस विच इज योर आई पीस, जो आपकी आंखों के बिल्कुल नजदीक होता है। ऑलराइट, ओके, एंड दिस लेंस इज योर आई पीस। सॉरी, थोड़ा सा अजीब सा बन गया है। सो ये आई पीस वाला जो लेंस है उसका काम है कि आपकी रियल इमेज को और ज्यादा मैग्नीफाई कर दे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये जो रेज जा रहे हैं ना, ये जो भी रेज यहाँ जा रहे हैं ना, ये वापस रिफ्लेक्ट बैक होंगे, ये वापस रिफ्लेक्ट बैक होंगे और यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज बना देंगे। ऐसा इमेज बनाएंगे जो कि वर्चुअल इमेज होगा। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, दिस इज योर वर्चुअल इमेज, जो कि हमेशा इरेक्ट होता है एंड विच विल बी सीन बाय योर आईज, जो आपकी आंखों से आप देख सकते हैं। ऑलराइट, सो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, अपसाइड डाउन होता है। वर्चुअल इमेज जो है वो हमेशा इरेक्ट रहता है। रियल इमेज जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस बनाता है जिसमें वो मैग्निफिकेशन कर देता है और इसी रियल इमेज को कुछ और फोल्ड्स मैग्नीफाई किया जाता है आपकी आई पीस के थ्रू। इसकी ज्यादा डिटेल आप माइक्रोस्कोपी में पढ़ सकते हैं। हमारा एक लेक्चर माइक्रोस्कोपी पे भी मैं बनाने की कोशिश करूंगी, जिसमें आपको मैं और डिटेल्स बताऊंगी माइक्रोस्कोप के बारे में, ताकि आप माइक्रोस्कोप को अच्छी तरह समझ सकें। ये तो मैंने आपको सिर्फ बेसिक फंडामेंट्स बताया कि माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है। सो ये थी बात हमारी 15वीं सदी की, 1595 की।
अब इसके बाद में 1665 में, यहां लिख देती हूं, 1665 में एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, ही वॉज अ वेरी गुड साइंटिस्ट। उस जमाने के अंदर माइक्रोस्कोप तो अच्छी तरह से, मतलब बहुत ज्यादा इनोवेशंस नहीं हुए थे माइक्रोस्कोप में। इन्होंने भी अपना एक खुद का सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप बनाया था जो कि कुछ फोल्ड का मैग्निफिकेशन देता था। इन्होंने क्या किया, स्पेनिश ओक ट्री की बार्क ले ली, स्पेनिश ओक ट्री जिसका साइंटिफिक नेम है क्वार्कस फाल्केटा। ये जो स्पेनिश ओक ट्री है, इसकी जो छाल है, इसकी जो बार्क है, उस जमाने में ये फ्लोरिंग बनाने के काम आते थे। और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स या हार्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स होती हैं, वो बॉटल के ऊपर एज अ कॉर्क यूज होता था। कॉर्क मतलब कि बूच जैसा। अभी तो हम थम्स अप वगैरह जो पी रहे हैं उसमें मेटल के ढक्कन आते हैं, बट पहले लकड़े के ढक्कन अंदर बिठाए जाते थे। और वो इसलिए बिठाए जाते थे बिकॉज ये जो लकड़ी है, ये जो वुड का पार्ट है, या ये जो मटेरियल है, इट इज इम्परमिएबल टू गैसेस एज वेल एज इट इज इम्परमिएबल टू वाटर। तो ये क्या करता था, अंदर का मॉइस्चर और अंदर का गैस अंदर ही रखता था। इसलिए कोको कोला या थम्स अप जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाले जो ड्रिंक्स हैं, उसमें से गैस बाहर ना चले जाए, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता था ताकि इम्परमिएबल मटेरियल से अच्छी तरह से वो प्रिजर्व रह सके। सो इसको अपन बोलते हैं कॉर्क, मतलब वो जो बूच रहता था उसको अपन बोलते हैं कॉर्क। और रॉबर्ट हुक साहब ने क्या किया, स्पेनिश ओक ट्री का जो बार्क है, ये बार्क से क्या बनता था, फ्लोरिंग वगैरह बनती थी और कॉर्क वगैरह बनता था। इसमें से कॉर्क जो है ना, गीला रहता है, इसकी एक थिन स्लाइस ले ली, बहुत ही पतली, बहुत ही बारीक स्लाइस ले ली, और इस थिन स्लाइस को अपनी माइक्रोस्कोप की स्लाइड के ऊपर रखकर चेक किया। बहुत ज्यादा हाई मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप तो था नहीं इनके पास में, बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस होता नहीं, लेकिन इनका दिमाग बहुत अच्छा चलता था। ये लोग रियल साइंटिस्ट हम बोल सकते हैं। आजकल ऐसा होता है टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा होती है, फिर भी हम अच्छा साइंस में ना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते हैं, बट इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ग्रेट कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इन्होंने माइक्रोस्कोपिक स्लाइड में इस सैंपल को एग्जामिन किया और इन्होंने देखा कि इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर पाया गया, कुछ इस तरह के ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स पाए गए जो कि क्लोजली स्पेस्ड भी थे और टाइटली पैक्ड। मतलब क्लोजली स्पेस्ड से मेरा मतलब है टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर्स थे और एम्प्टी थे। जैसे इन्होंने फर्स्ट टाइम एक ही प्लेन से देखने की कोशिश की, फर्स्ट टाइम एक प्लेन, सिंगल प्लेन में देखने की कोशिश की, तो इनको टाइल लाइक स्ट्रक्चर दिखा। कैसा स्ट्रक्चर? टाइल लाइक स्ट्रक्चर, टाइल्स के जैसा। एक प्लेन से इनको टाइल लाइक स्ट्रक्चर दिखा। बट एज सून एज ही कीप्स ऑन फ्लिप फ्लॉपिंग या रोटेटिंग, राइट लेफ्ट फ्लिप फ्लॉप किया, या 3 डायमेंशनल व्यू में देखने की कोशिश की, तो इनको एक हनीकॉम्ब, मधुमक्खी का छत्ता, हनीकॉम्ब के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? मधुमक्खी के छत्ते के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जिसमें इन्होंने देखा कि कुछ एम्प्टी मतलब अंदर से खाली, एम्प्टी क्लोज्ड कंपार्टमेंट्स हैं, क्लोज्ड कंपार्टमेंट्स हैं, एम्प्टी अंदर से खाली क्लोज्ड कंपार्टमेंट्स पाए गए। ये एम्प्टी इसलिए थे बिकॉज ये डेड मटेरियल था। जैसे कि मैं आपको बोल चुकी हूं कि ये छाल है, पेड़ की छाल है, तो छाल हमेशा, बार्क तो डेड मटेरियल है, राइट। और दूसरी एक बात कि डेड तो होता है, लेकिन इनकी जो ये वॉल्स हैं, इस वॉल्स के अंदर एक स्पेसिफिक मटेरियल डिपॉजिटेड होता है जिसका नाम है सुबेरिन। क्या नाम है? सुबेरिन। तो सुबेरिन जो है, इट इज इम्परमिएबल टू गैसेस एज वेल एज इट इज इम्परमिएबल टू वाटर। तो ये सुबेरिन की वजह से ना गैस अंदर आ सकता है, ना पानी बाहर जा सकता है, ना अंदर आ सकता है। तो सिंपल सी बात है कि ये सेल तो डेड ही होगा। सो ये बेसिकली डेड सेल्स थे जो कि एम्प्टी दिखाई देते थे, और इनकी जो वॉल्स थी वो थिक वॉल्स थी, और ये बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड ज्योमेट्रिकल कंपार्टमेंट्स की तरह दिखाई देते थे, राइट। सो इतनी चीजें इन्होंने ऑब्जर्व की। देखिए बच्चों, हम बात कर रहे थे रॉबर्ट हुक साहब के कंट्रीब्यूशन की, राइट।
सो रॉबर्ट हुक साहब ने स्पेनिश ऑक ट्री लिया या क्वार्कस फाल्केटा लिया, जिसकी कॉर्क की बार बार जो कॉर्क की तरह यूज होता है, उस कॉर्क की थिन स्लाइस बनाई और उस स्लाइस को माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के ऊपर रखा और एग्जामिन किया। तो उनको फर्स्ट प्लेन से, मतलब वन प्लेन, सिंगल प्लेन से टाइल लाइक स्ट्रक्चर दिखा। फ्लिप फ्लॉप करने पर उनको मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर दिखा, जिसमें उन्होंने पाया कि एम्प्टी क्लोज्ड कंपार्टमेंट्स हैं। अब उस जमाने में उनके घर के बिल्कुल सामने की तरफ एक मॉन्टेसरी हुआ करती थी और मॉन्टेसरी के कमरे भी बिल्कुल ऐसे क्लोज्ड कंपार्टमेंट्स टाइप लगते थे और उनको वो ग्रीक लैंग्वेज के अंदर, उन कंपार्टमेंट्स को वो ग्रीक लैंग्वेज के अंदर सेल्यूला टर्म दिया करते थे। क्या टर्म दिया करते थे? सेल्यूला। सेल्यूला का मतलब है क्लोज्ड एम्प्टी कंपार्टमेंट या एम्प्टी क्लोज्ड कंपार्टमेंट। सेल्यूला का मतलब ही यही है, एम्प्टी क्लोज्ड कंपार्टमेंट। तो उनके दिमाग में ये बात बैठी, उन्होंने मॉन्टेसरी को देख के अपने दिमाग में बिठा लिया कि भाई ये भी एम्प्टी क्लोज्ड कंपार्टमेंट्स है और इस एम्प्टी क्लोज्ड कंपार्टमेंट को इन्होंने टर्म कर दिया सेल्यूला, जिसको अपन आज सेल के नाम से जानते हैं। ओके इन्होंने अपनी पूरी फाइंडिंग्स को एक किताब में समराइज किया, एक बुक में छापा, एक किताब में समराइज किया, जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया। मैं ये लाल रंग से लिख रही हूँ बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका AIPMT का क्वेश्चन बनता है कि रॉबर्ट हुक ने अपनी फाइंडिंग्स को कौन सी किताब में पब्लिश किया, कौन सी किताब में छापा? तो इट इज माइक्रोग्राफिया। ये सारी बात थी आपकी 16th सेंचुरी की, 1665 की। एक और चीज आप समझ लीजिए बच्चों, ये सेल का जो पूरा स्टडी है, उस स्टडी को अपन बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटो वर्ड सेल के लिए यूज होता है एंड लॉजी मतलब टू स्टडी। तो साइटोलॉजी जो है, दिस इज द स्टडी ऑफ सेल। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है कि स्टडी ऑफ सेल को अपन क्या बोलते हैं। एंड ये जो इन्वेंशंस आपने देखे 1665 में रॉबर्ट हुक साहब ने जो पहली बार डेड सेल को देखा, कौन से सेल को देखा? इन्होंने जो देखा ये क्या था? ये डेड सेल था। तो कभी कभी AIPMT में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ डेड सेल, या तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ सेल, तब भी रॉबर्ट हुक साहब जाएंगे। अगर डेड सेल की डिस्कवरी पूछी हो तब भी रॉबर्ट हुक साहब का नाम जाएगा। एंड दैट इज व्हाई ही इज कंसिडर्ड टू बी फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ। साइटोलॉजी क्वेश्चन में आ चुका है काफी बार, स्टडी ऑफ सेल को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। रॉबर्ट हुक साहब ने अपनी फाइंडिंग्स को कहाँ पब्लिश किया? माइक्रोग्राफिया में पब्लिश किया। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? रॉबर्ट हुक साहब है। और डिस्कवरी ऑफ डेड सेल के अंदर भी रॉबर्ट हुक का कंट्रीब्यूशन आता है। डिस्कवरी ऑफ सेल अगर डायरेक्टली पूछा गया, फर्स्ट टाइम सेल की डिस्कवरी पूछी गई, तो भी आप रॉबर्ट हुक साहब का ही नाम लिखकर आएंगे, वही आपका आंसर, सही आंसर बनता है। अब देखिए 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया? इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी, बेसिकली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कवरी ऑफ डेड सेल। लेकिन ये सेल कौन सा था? डेड सेल था। ठीक, अब देखिए 1674 में क्या हुआ। 1674 यहां लिख देती हूँ, आपको शायद क्लियर दिखाई देगा। 1674 15th सेंचुरी में माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ। 16th सेंचुरी में 1665 में फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक साहब ने सेल डिस्कवर किया। एंड 1674 में एक डच साइंटिस्ट आए, डच साइंटिस्ट, जिनका नाम था एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक। ओके, अलग अलग किताबों में कभी कभी NIE लिखा होता है, वर्जन बदल जाते हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा स्पेलिंग। एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक, ही वाज अ डच साइंटिस्ट। बेसिकली ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बंदे थे और टेक्सटाइल पे इनका कामकाज था। अब रॉबर्ट हुक साहब ने क्या किया था? नॉट ओनली क्वार्कस की बार्क को एग्जामिन किया था और सेल्यूला की डिस्कवरी की थी, जिसको उन्होंने माइक्रोग्राफिया में छापा, लेकिन माइक्रोग्राफिया में और भी टेक्सटाइल के अलग अलग तरह की कपड़े के स्ट्रक्चर्स दिखाए गए थे, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स दिखाए गए थे। तो ये एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक साहब लंदन के अंदर पहली बार इन्होंने माइक्रोग्राफिया पढ़ा, जिसमें सेल्यूला की डिस्कवरी या सेल की डिस्कवरी के बारे में इन्होंने पढ़ा। एंड दैट हैज क्रिएटेड एन इंटरेस्ट इन हिम टू गेट इनटू द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। और इन्होंने अपना खुद का एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे ये बेसिकली, और अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप भी डिजाइन कर रखा था।
इन्होंने तो अपने खुद के एडवांस्ड माइक्रोस्कोप में, ये इन्होंने जो माइक्रोस्कोप डिजाइन, बेसिकली वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट, और शुरुआत इन्होंने अपने करियर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में की थी, वर्किंग एज एन असिस्टेंट विद सम टेक्सटाइल बिजनेसमैन। ऑलराइट, सो बेसिकली एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे और इन्होंने बहुत अच्छा माइक्रोस्कोप अपना डिजाइन कर रखा था और अपने ही माइक्रोस्कोप के अंदर ये टेक्सटाइल से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स भी स्टडी किया करते थे। जैसे इन्होंने रॉबर्ट हुक साहब का किताब माइक्रोग्राफिया पढ़ा, ही वाज वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट बायोलॉजी एंड सेल। तो इन्होंने पहली बार वाटर ड्रॉपलेट को स्टडी किया, पॉन्ड के अंदर से वाटर ड्रॉपलेट लिया और माइक्रोस्कोप के थ्रू इन्होंने स्टडी किया, और इस वाटर ड्रॉपलेट में इन्होंने लाइव प्रोटोजोआ देखा। क्या देखा? लाइव प्रोटोजोआ देखा। अब उस वक्त ये बता नहीं पाए कि बेसिकली क्या है, और इन्होंने लाइव बैक्टीरियल सेल देखा, और इन्होंने बाद में स्पर्मेटोजोआ की डिस्कवरी की जो कि मेल गैमीट है, राइट, स्पर्मेटोजोआ जो कि मेल गैमीट है। ये तमाम चीजें इन्होंने, अमीबा को भी स्टडी किया पानी के अंदर, ठीक है। इन सबसे पहले इन्होंने जो लाइव प्रोटोजोल सेल देखा उसको इन्होंने नाम दे दिया एनिमल्क्यूल। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, एनिमल्क्यूल, ओके। फर्स्ट लाइव प्रोटोजोआ एंटनी वैन लीeuwenhoek साहब ने देखा इन द ईयर 1664। ये जनरली कुछ किताबों में 1676 भी लिखा जाता है, कुछ किताबों में 1674 भी लिखा जाता है, तो मैं दोनों डेट्स यहाँ मेंशन कर देती हूँ। इट इज अ स्पैन ऑफ 1674 टू 1676 का स्पैन था, जिसमें इन्होंने लाइव ऑर्गेनिजम्स को पहली बार माइक्रोस्कोप में स्टडी किया, मतलब लाइव सेल को पहली बार माइक्रोस्कोप में स्टडी किया, जिसमें स्पर्मेटोजोआ, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अमीबा वगैरह की स्टडी इन्होंने की, और सबसे पहला जो लाइव प्रोटोजोन सेल इन्होंने देखा उसको इन्होंने नाम दे दिया एनिमल्क्यूल। ये भी आपका आईपीएमटी का एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। अब 16th सेंचुरी के बाद कुछ खास मतलब हुआ नहीं, लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस थे देखने के लिए। देखिए पहला हमने यहाँ से शुरुआत किया, मैं रेड पेन से नंबर डाल देती हूँ ताकि आपको याद रहे। 1595, फिर दूसरा हमारा इन्वेंशन था 1665 में, फिर तीसरा इन्वेंशन था 1674 टू 1676 में, और फोर्थ इन्वेंशन हमारा आता है 1809 में। अब देखिए 1809 के अंदर हम दो साइंटिस्ट का नाम लेंगे। एरिस्टोटल तो बहुत ही पुराने साइंटिस्ट है, बहुत ही पुराने फिलोसोफिस्ट है एरिस्टोटल, लेकिन इनकी कुछ कही हुई बातें जो थी, एरिस्टोटल की जो कही हुई बातें जो थी उसको फॉलो किया जीन बाप्टिस्ट डी लैमार्क ने। आपने लैमार्क का नाम तो सुन ही रखा होगा, थ्योरी ऑफ लैमार्किज्म वगैरह, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में भी इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। ही इज अ वेरी गुड टेक्सोनोमिस्ट आल्सो एंड वेरी गुड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। तो देखिए लैमार्क साहब ने कुछ एरिस्टोटल की बातों को फॉलो किया। एरिस्टोटल बोलते थे कि भाई हर एक ऑर्गेनिज्म के बीच में कुछ चीज ऐसी है जो कॉमन है, जो उसको लिविंग में क्लासिफाई कर देती है। तो जीन बाप्टिस्ट डी लैमार्क साहब को ये तो आइडिया था ही एरिस्टोटल ने जो कहा था वो। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो फाइंडिंग्स थी 1665 की और 1674 की, उसके बेसिस पर जीन बाप्टिस्ट डी लैमार्क ने एक स्टेटमेंट ये दिया कि हम उन ऑर्गेनिजम्स को लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में रखेंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में सिर्फ उन्हीं चीजों को रखा जाएगा जिनके अंदर सेल या तो ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे। मतलब जिस भी चीज के अंदर सेल या ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट हो, मतलब कि कोई भी चीज सेल या ग्रुप ऑफ सेल्स मतलब टिश्यू से बनी हुई हो, तो हम उस चीज को लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। और नॉन लिविंग चीजें वो होंगी, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सॉरी नॉन लिविंग थिंग्स वो होंगी जिनके अंदर नो सेल या नो ग्रुप ऑफ सेल। जिन चीजों में सेल नहीं पाया जाएगा, जो चीजें सेल की बनी हुई नहीं है, वो नॉन लिविंग कैटेगरी में आएगी, और जो चीजें सेल की बनी हुई है वो लिविंग कैटेगरी में आएगी। तो देखिए बच्चों, यही चीज जो है हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर बताया कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की बेसिक यूनिट, लिविंग की जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। उस चीज को कौन साबित कर रहा है? जो जीन बाप्टिस्ट डी लैमार्क साहब का स्टेटमेंट ये चीज को साबित करता है कि सेल से बनी हुई सारी चीजें जो है वो लिविंग होंगी। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक यूनिट जो है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो क्या है? सेल है। ऑलराइट,
सो ये स्टेटमेंट जो है वो जीन बाप्टिस्ट डी लैमार्क साहब की फाइंडिंग से आया। 1831, आगे बढ़ते हैं। 1831 रॉबर्ट ब्राउन साहब आए, जिन्होंने और आगे जाके सेल का गवर्निंग बॉडी न्यूक्लियस उसकी डिस्कवरी की। सो न्यूक्लियस की डिस्कवरी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी, जिससे हमको सेल की फिजियोलॉजी को समझने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिल गई। रॉबर्ट ब्राउन साहब के बाद में 1838 में, हाँ देखिए, न्यूक्लियस की डिस्कवरी के साथ साथ एक और साइंटिस्ट थे उसी फेज दरमियान, उसी ड्यूरेशन के अंदर, एक और साइंटिस्ट जिनका नाम था डुजार्डिन। डुजार्डिन ने क्या देखा? रॉबर्ट ब्राउन साहब ने सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर में गवर्निंग बॉडी देखी, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर देखा जिसको उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। और डुजार्डिन ने क्या देखा कि भाई सेल के अंदर एक फ्लूइड मटेरियल है। क्या है? एक फ्लूइड मटेरियल है। और इस फ्लूइड मटेरियल को इन्होंने क्या नाम दे दिया? इस फ्लूइड मटेरियल को इन्होंने बोला कि ये सार्कोल है। क्या है? सार्कोल है। और इन्हीं के बाद एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था पुरकिंजे। क्या नाम था? पुरकिंजे। और पुरकिंजे ने इसी सार्कोल को प्लाज्मा का नाम दिया। क्या दिया? प्लाज्मा। पुरकिंजे ने इसी सार्कोल को प्लाज्मा का नाम दिया, या आप जिसको अभी साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं वो नाम दिया। सो डुजार्डिन ने एक फ्लूइड मटेरियल देखा सेल के अंदर जिसको सार्कोल बोला, और पुरकिंजे ने उसी मटेरियल को प्लाज्मा का नाम दिया। अब बात करते हैं 1838 की। तो 1838 के अंदर देखिए क्या हुआ। एम.जे. स्क्लिडन, एम.जे. स्क्लिडन जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे। ये प्लांट्स के ऊपर काम करते थे, लेकिन ये बहुत होशियार थे। नॉट ओनली प्लांट्स, उन्होंने कुछ कुछ एनिमल्स को भी स्टडी कर रखी थी, बट ही वाज बेसिकली अ बॉटनिस्ट। और इन्होंने ये देखा, एम.जे. स्क्लिडन ने, कि जो भी प्लांट्स के सेल है, एक तो इन्होंने देखा कि प्लांट के सेल के अंदर एक थिक लेयर पाई जाती है जो कि एनिमल के सेल में नहीं पाई जाती। और ये प्लांट के सेल का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है जिसको आज हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं। आज हम जिस चीज को सेल वॉल के नाम से जान रहे हैं वो चीज एम.जे. स्क्लिडन ने काफी सालों पहले बता दी थी, काफी सदियों पहले बता दी थी, 18वीं सदी में बताई थी। और बोला था कि भाई थिक लेयर, एक थिक आउटर कवरिंग है। उनको नहीं पता था कि ये सेल वॉल है, इसलिए उन्होंने उसको क्या बोला था? आउटर कवरिंग, थिक आउटर कवरिंग, जो कि एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट है। ठीक है, एक यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट। एक तो ये बात इन्होंने बताई। दूसरी बात इन्होंने बताई कि जो भी प्लांट्स हैं सबके सब सेल्स से बने हुए हैं। सो भाई ये तो हमको पता ही था कि सेल से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, मतलब प्लांट्स भी जो है वो सभी एक कॉमन स्ट्रक्चर, सेल का, प्लांट सेल का कॉमन स्ट्रक्चर जो है वो इन्होंने स्टडी किया और बताया कि हर एक प्लांट जो है वो सेल से बना हुआ है, और प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में ही आता है। तो ये फाइंडिंग जो थी वो एम.जे. स्क्लेडन की फाइंडिंग थी। इसके बाद 1839 में क्या हुआ? और स्टूडेंट्स, तो मैं एक बार वापस से लिस्ट आउट कर देती हूँ कि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू हमने क्या देखा। एक लिस्ट बना देती हूँ। 1595 से हमने शुरू किया, जिसमें मैंने ज़ेकेरियास जेनसन की बात की। आप वीडियो को बैक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, मैं खाली लिस्ट बना रही हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर 1665 के अंदर हमने रॉबर्ट हुक साहब की बात की। फिर 1674 टू 1676 के अंदर हमने एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक की बात की। फिर उसके बाद सीधा हम 1809 पर आए एंड जीन बाप्टिस्ट डी लैमार्क की बात की। फिर 1809 के बाद 1831 पर आए और यहाँ हमने बात किया रॉबर्ट ब्राउन साहब का, और करीबन करीबन इसी के साथ में हमने डुजार्डिन एंड पुरकिंजे की भी बात की। फिर हम बात करते 1838 के अंदर आए एम.जे. स्क्लिडन, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे।
और इन्होंने प्लांट्स के ऊपर स्टडी किया और बताया कि प्लांट के पास में एक यूनिक थिक आउटर कवरिंग होता है जो एनिमल्स के पास नहीं होता है। और दूसरा पॉइंट इन्होंने दिया कि सारे प्लांट्स जो वो सेल से ही बने हुए होते हैं। 1839 में आए हमारे पास में स्क्वान साहब, थॉमस स्क्वान। ऑलराइट, स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा। तो स्क्वान जो थे ये एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। कौन थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। स्क्वान जो है वो एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, थियोडर स्क्वान। थियोडर स्क्वान 1839 ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, इंग्लैंड के रहने वाले थे और इन्होंने एनिमल सेल्स को ही स्टडी किया था। और इन्होंने भी एनिमल सेल को स्टडी करके यही बताया कि सारे जो एनिमल्स हैं वो एक कॉमन स्ट्रक्चर को अपने पास रखे हुए हैं और वो कॉमन स्ट्रक्चर जो उनका सेल है। कोई भी एनिमल जो है वो सेल से ही बना हुआ है, सेल के बिना एनिमल की सर्वाइवल नहीं हो सकती है। सो मिस्टर स्क्लेडन एंड स्क्वान दोनों ने मिलकर सेल थियरी को फॉर्मुलेट किया। क्या किया? सेल थियरी को फॉर्मुलेट किया और इसके हिसाब से स्टेटमेंट दिया, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स। सेल के जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं, मेटाबोलाइट्स हैं, उनसे और सेल से ये पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं। चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे प्रोटोजोआ हो, कुछ भी हो, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेल से बने हुए हैं और उनकी प्रोडक्ट से बने हुए हैं। तो ये पॉइंट जो है वो सेल थ्योरी के अंदर फॉर्मुलेट इन्होंने किया। अब देखें, ये एक बात को नहीं बता पाए कि ये सेल कहाँ से एग्जिस्ट होता है। ये इस चीज को नहीं समझा पाए कि सेल कहाँ से एग्जिस्ट होता है, फ्रॉम वेयर द सेल इज अराइजिंग। ये बात ये नहीं समझा पाए। तो इसके लिए आए 1855 में रुडोल्फ वर्चो। रुडोल्फ वर्चो साहब, रुडोल्फ वर्चो ने 1855 में ये बताया कि सेल जो है डिवाइड करने की कैपेसिटी रखता है। सेल जो है डिवाइड करने की कैपेसिटी रखता है एंड बताया कि न्यू सेल एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये बहुत ही बड़ी फाइंडिंग थी रुडोल्फ वर्चो साहब की, बहुत ही बड़ी फाइंडिंग थी जिसने सेल थियरी को मतलब एक नया वर्जन प्रोवाइड किया। और ये तमाम पॉइंट्स को इंक्लूड करते हुए हम मॉडर्न सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। मींस कि सेल जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बोथ यूनिट है। सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स का मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बोथ यूनिट है। एंड रुडोल्फ वर्चो साहब का ये स्टेटमेंट कि न्यू सेल्स एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, इसी स्टेटमेंट को उन्होंने अपनी लैंग्वेज के अंदर बताया। एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स, इसी स्टेटमेंट को उन्होंने अपनी लैंग्वेज के अंदर पब्लिश किया एंड दैट साउंड्स लाइक ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला। ये स्टेटमेंट था। इसका मतलब यही है, न्यू सेल एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। उस वक्त अपनी लैंग्वेज इसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया करते थे। और ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बिकॉज एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला किसने टर्म किया या रुडोल्फ वर्चो साहब ने कौन सा स्टेटमेंट दिया? दैट इज ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला। आंसर में आपका सही आंसर ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला जाता है। तो ये दोनों चीज को मिलाकर अपन मॉडर्न सेल थ्योरी बोलते हैं और सेल थ्योरी का ये फॉर्मुलेशन बताया। और 1855 के बाद में लेटर ऑन स्टेज के अंदर आए लुईस पास्चर साहब। मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता लेकिन लुईस पास्चर साहब आए जो कि बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट रह चुके हैं उस इरा के। और लुईस पास्चर साहब एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे और इन्होंने बैक्टीरिया के ऊपर काम किया और बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन बताया। और बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन में ये बताया कि हर नया बैक्टीरिया जो है वो पुराने सेल से एग्जिस्ट होता है। और इस थ्योरी को जो रुडोल्फ वर्चो साहब ने दी ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला को इन्होंने प्रूव कर दिया। इन्होंने ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला को प्रूव कर दिया। सो ये थी हमारी सेल फॉर्मुलेशन की हिस्ट्री जो कि 15th सेंचुरी से स्टार्ट होकर 18th सेंचुरी के एंड तक चली।
और इसके बाद हमको पता चला कि भाई सेल है जो कि एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, जिसको हम एक स्टेटमेंट आज हम पढ़ लेते हैं। उस स्टेटमेंट के अंदर कितने सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको मैंने मेंशन ही नहीं किया, तो उन तमाम साइंटिस्टों की कंट्रीब्यूशन के बाद हमको ये स्टेटमेंट प्रूव होते हुए नजर आता है। सो दैट इज द एंड ऑफ द हिस्ट्री पार्ट। अब हम शुरू करेंगे शेप्स ऑफ सेल से एंड साइज ऑफ सेल से, कि भाई साइज ऑफ सेल क्या होना चाहिए, क्या होता है, और शेप ऑफ सेल क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद साइज ऑफ द सेल। So see, there are various varieties of sizes available. जैसे कि हम जानते हैं कि longest एनिमल सेल जो है वो है आपका न्यूरॉन या नर्व सेल। लॉन्गेस्ट प्लांट सेल जो है फाइबर्स ऑफ रेमी है। ठीक है। लार्जेस्ट सेल जो है वो ऑस्ट्रिच एग है। ऑस्ट्रिच एग सेल। एंड स्मॉलेस्ट सेल जो है वो है एक आपका माइकोप्लाज्मा, जिसे हम प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, एब्रिविएशन PPLO। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया भी है, क्योंकि ये जो सेल है ये 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर करीबन होता है इसका साइज, और ये बैक्टीरिया से भी स्मॉलेस्ट है। तो इट इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट्स में आता है, स्मॉलर देन बैक्टीरिया भी है, और इसकी खासियत ये है कि इट डज नॉट हैव सेल वॉल, नो सेल वॉल, इसके पास में सेल वॉल नहीं होती है। तो देखिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट सेल विथ सेल वॉल, तो आंसर जाएगा आपका बैक्टीरिया। बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल, तो देन आपका आंसर जाता है माइकोप्लाज्मा। वैसे भी जनरली स्मॉलेस्ट सेल, अगर नॉर्मल कॉमन स्मॉलेस्ट सेल पूछा जाए तो भी आपका आंसर PPLO ही जाएगा, बिकॉज इसकी साइज जो है वो बैक्टीरिया से छोटी है, तो ऑब्वियसली स्मॉलेस्ट सेल में आंसर यही जाएगा। बट अगर स्पेसिफाई करके पूछे कि स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल, तो भी ये जाएगा। स्मॉलेस्ट सेल अकेला पूछे तो भी PPLO जाएगा, और अगर ये पूछे कि स्मॉलेस्ट सेल विद सेल वॉल, तो देन आंसर विल बी योर बैक्टीरियल सेल। ठीक है, समझ गए बच्चों? ऑलराइट। तो देखिए, जनरली हम देखेंगे कि सेल का साइज जो है वो स्मॉल ही होता है, और इसको डिटरमाइन करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं या कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सेल की साइज को डिटरमाइन करते हैं। और यही फैक्टर्स जो है वो मैं आपको सेल डिवीजन वाले चैप्टर में भी समझाऊंगी कि द फैक्टर्स व्हिच डिसाइड्स द डिवीजन ऑफ द सेल, कि सेल कब डिवाइड होगा, और यही सेम फैक्टर्स जो सेल की साइज को भी डिसाइड करते हैं। और ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि सेल की साइज को डिटरमाइन करते हैं। उनमें से पहला फैक्टर है न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स भी बोलते हैं इसको, या न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो भी बोलेंगे, या इंडेक्स भी बोलेंगे। दूसरा फैक्टर जो डिसाइड करता है सेल की साइज को वो है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। और तीसरा फैक्टर जो सेल की साइज को डिसाइड करता है वो है सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। वो है सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। सो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट वाला ये फैक्टर है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। मैं आपको कुछ ग्लिम्स बता दूंगी, आई विल रिपीट द सेम थिंग इन डिटेल व्हेन आई विल बी गोइंग फॉर सेल डिवीजन लेक्चर, तो थोड़ा सा मैं इसका बता देती हूँ आपको ग्लिम्स, ताकि आपको समझ में आए कि मैं सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो के बारे में क्या बात करूँ। मान लीजिए आपने एक क्यूब ले लिया, और ये क्यूब की हर जगह, हर साइड्स जो है
इक्वल है, लेट्स से लाइक 1 सेंटीमीटर, हर साइड 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है, और एक क्यूब में कितनी साइड्स होती हैं? 6 साइड्स होती है। तो अगर हम इस क्यूब का सरफेस एरिया निकालें, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू साइड्स, सॉरी, तो ये बन गया आपका 1 इंटू 1 इंटू 6, तो इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया बन गया। अगर इसी क्यूब का आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम बनेगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट बनता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो ये बन गया आपका 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। सो अगर आप दोनों का रेशियो निकाले तो रेशियो क्या होगा? 6:1 का रेशियो होगा। अगर ये था आपका सिचुएशन नंबर 1, ये फर्स्ट सिचुएशन में ए लिख देती हूँ यहाँ पे, ये सिचुएशन नंबर 1 था। अगर इसी क्यूब को मैं सिचुएशन नंबर 2 के हिसाब से देखती हूँ, यहाँ पे मैं बी से उसे मेंशन कर देती हूँ। सिचुएशन 2 में हमारे पास क्यूब है जिसकी तमाम साइड जो 1 सेंटीमीटर की जगह पर 2 सेंटीमीटर की, मतलब एक बड़ा सा क्यूब है हमारे पास। सो देखिए उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में मैं अगर सरफेस एरिया निकालूं तो मेरा सरफेस एरिया आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये कितना हो गया? 6 4 24 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और मेरा वॉल्यूम बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8। तो जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? 24:8, दैट इज इक्वल टू 3:1। तो आप देख रहे हैं जितना सेल छोटा होगा उतना ही उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होगा, और जितना सेल बड़ा हो जाएगा उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम होता जाएगा। तो जनरली नेचर के अंदर यही रीजन है कि सेल की साइज जो है वो एक चेक में रहती है, वो एक रिस्ट्रिक्शन में रहती है, वो हमेशा छोटी ही रहती है, चाहे वो ह्यूमन सेल्स भी क्यों ना हो। लेकिन हम अपने सेल को खुद अपनी आंखों से नेकेड आई से नहीं देख सकते, वी स्टिल नीड अ माइक्रोस्कोप टू एग्जामिन इवन अ ह्यूमन सेल आल्सो, राइट? तो सेल की साइज छोटी होने का जो रीजन है वो उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो मेंटेन होना चाहिए, और वो जितना ज्यादा हो सकता है उतना ही, अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, और सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी अगर सही रहेगी तो सेल हेल्दी रहेगा और अपने फंक्शंस अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएगा। तो ये मैंने आपको कुछ ग्लिम्स दे दिए सेल की साइज के ऊपर। आप बैक्टीरिया की साइज, ह्यूमन सेल्स की साइज, आरबीसी की साइज वगैरह सब एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, साइज का पूरा एक लिस्ट बना ले और उसे याद कर ले, वो इन्फॉर्मेटिव पॉइंट है, उसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। और स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विद शेप्स ऑफ सेल। शेप्स के अंदर भी हमारे पास में वेरियस शेप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि कॉलमनार शेप, कॉलम लाइक शेप कॉलमनार एपिथेलियम में पाया जाता है। इसी का एक मॉडिफिकेशन है गॉबलेट सेल, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। कॉलमनार सेल सिंपल ऐसा दिखेगा आपका, राइट? सो गॉबलेट सेल थोड़ा सा मॉडिफाई हो चुका है बिकॉज इट इज एन ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल। फिर इसी तरह से क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम में पाए जाते हैं। इसी तरह सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो चुका है। सर्कुलर स्ट्रक्चर्स इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, तब ऊपर से थोड़ा कॉलर लाइक स्ट्रक्चर उसमें ऐड हो चुका है, इसलिए इनको कॉलर सेल्स भी कहा जाता है या इनको कोएनोसाइट्स भी कहा जाता है, जो कि स्पॉन्जेस के अंदर देखे जाते हैं जनरली। जैसे ऊपर से कॉलर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और नीचे से सर्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, ऑलराइट। तो सर्कुलर स्ट्रक्चर्स का ये एक मॉडिफिकेशन है, कॉलर लाइक सेल्स या कोएनोसाइट जो स्पॉन्जेस में पाया जाते हैं। तीसरा एक तरीका है फ्लेम सेल्स बोलते हैं, टाइप्स है, शेप है फ्लेम सेल्स का। फ्लेम सेल्स जो है इनका शेप में ये होता है कि इसके अंदर जो है यहाँ पे टफ्ट्स ऑफ सीलिया पाई जाती है, राइट? जो कि दिया जलता है ना, वो कैसे लो जलती थी उसके हिसाब से दिखता है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लेम सेल्स, जो कि प्लेटीहेल्मिन्थस में पाया जाता है।
फिर होता है इरेगुलर शेप का सेल, तो जिसमें आपका WBC आता है एंड आपका नर्व सेल आता है। जैसे कि आप ऐसा ले लीजिए, और नर्व सेल कुछ ऐसे होता है। इस तरह से दिखता है। तो ये आपके इरेगुलर टाइप के सेल्स मैंने बताया आपको। इसी तरह बैक्टीरियल सेल्स के अंदर भी बहुत सारी वेराइटीज होती हैं। बैक्टीरियल सेल्स में राउंड या स्फेरिकल शेप दिखेगा, जिसको अपन कोकाई का नाम देते हैं। सिलिंड्रिकल शेप दिखेगा, या तो रेक्टेंगुलर दिखेगा, जिसको अपन बेसिलस का नाम देते हैं। एक कॉमा शेप्ड दिखेगा, जिसको अपन विब्रियो का नाम देते हैं। इस तरह से ये ऐसा होगा कुछ, और ये राउंड होगा, ठीक है। और एक स्पाइरल शेप दिखता है, जो कि कुछ कुछ ऐसा होगा, उसको अपन स्पाइरिलम बोलते हैं। फिलामेंटस सेल होते हैं रेक्टेंगुलर शेप के, जो कि स्केलेटल मसल्स में भी पाए जाते हैं। इस तरह से स्केलेटल मसल सेल्स भी ऐसे होते हैं, राइट, रेक्टेंगुलर इन शेप, या फिलामेंटस फंजाई में भी आते हैं। इनके भी सेल्स जो है वो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। स्पिंडल शेप के सेल्स भी देखे जाते हैं, यहाँ लिख देती हूँ मैं, स्पिंडल शेप। इस तरह का, जो कि स्मूथ मसल्स में पाया जाता है, राइट। प्लांट सेल्स के अंदर अगर हम देखें तो गार्ड सेल्स जो है वो वेरियस शेप्स के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि डाइकोट प्लांट्स के अंदर बीन शेप्ड के पाए जाते हैं, इस तरह से। जो कि स्टोमेटा की फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है गार्ड सेल्स। और मोनोकोट प्लांट्स के अंदर, ये सब आप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और मोनोकोट जो है उसके अंदर डम्बल शेप्ड के गार्ड सेल्स पाए जाते हैं। ह्यूमन आरबीसीज का शेप ले लीजिए आप, ये बाइकॉन्केव होते हैं, इस तरह से कुछ इस तरह से होते हैं, बिकॉज ये न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। उसका रीजन है कि न्यूक्लियस ना होने की वजह से इसमें ज्यादा हीमोग्लोबिन स्टोर हो सकता है, दैट इज वाई इसमें न्यूक्लियस नहीं होते, ये न्यूक्लिएटेड होते हैं। लेकिन अगर हम फ्रॉग के आरबीसी की बात करें तो फ्रॉग का आरबीसी जो वो न्यूक्लिएटेड होता है और बीच में से इस तरह से बल्ज्ड होता है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द मिडिल पार्ट। सो ये देखिए वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स हमने देखे, इरेगुलर शेप के सेल्स देखे। रेगुलर शेप्स के अंदर हमने रेक्टेंगुलर देखा, सिलिंड्रिकल देखा, सर्कुलर शेप्स देखे हमने, क्यूबॉइडल देखे, कॉलमनार देखे हमने, कॉलर एपिथेलियल कॉलर सेल्स देखे जिसको हम कोइनोसाइट्स बोलते हैं, फ्लेम सेल्स देखे हमने, ठीक है, न्यूरॉन्स देखे, बैक्टीरियल सेल्स की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स देखे, मसल सेल्स के अंदर रेक्टेंगुलर स्केलेटल मसल सेल देखा, और स्पिंडल शेप का स्मूथ मसल सेल देखा। और प्लांट सेल्स के अंदर हमने डाइकोट एंड मोनोकोट जो है वो भी अच्छी तरह से गार्ड सेल्स में देखे शेप्स, और ह्यूमन आरबीसी एंड फ्रॉग आरबीसी के बारे में देखा। सो वेरियस काइंड्स ऑफ शेप्स आर आल्सो अवेलेबल इन वेराइटीज ऑफ सेल्स आर अवेलेबल इन नेचर। सो ये था हमारा शेप्स ऑफ सेल्स एंड साइज ऑफ सेल्स। अब इसी चीज के ऊपर हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है सेल का, वो आज मैं वाइंड अप करती हूँ। द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट फ्रॉम
टाइप्स ऑफ सेल्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स क्या होते हैं, उनके बीच के डिफरेंसेस क्या होते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स क्या होते हैं, उनके बीच के डिफरेंसेस क्या होते हैं, उनके जीनोम के डिफरेंसेस क्या होते हैं, उसका एक ब्रीफ हम आइडिया लेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। तो पूरे चैप्टर के एजेंडा के अंदर हमने पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट से शुरू किया, सेल क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है वो हमने देखा। उसके बाद हमने हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी देखा, सेल थ्योरी क्या बोलती है, हमने सेल थ्योरी के दोनों पॉइंट्स देखे। रुडोल्फ वर्चो साहब ने क्या कहा, ओमनी सेलुलर ए सेलुलर हमने ऐड कर दिया, मॉडर्न सेल थ्योरी बना दिया, उस चीज को हमने स्टडी किया। उसके बाद हमने साइज ऑफ सेल्स देखे, वेराइटीज ऑफ साइज आर अवेलेबल इन सेल्स, और क्यों सेल जो है हमेशा छोटा होता है उसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मैंने सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो के बारे में बताया आपको, वो देखा। एंड देन वी हैव स्टडीड अबाउट डिफरेंट शेप्स ऑफ cells. So I hope that this is comfortable for you guys and it will help you a lot to understand your NCERT thoroughly. Thank you very much for today.